जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 16 पेज 98 है हमारा राइस बुक वाला, और क्वेश्चन नंबर है 16। ये सिमिलर क्वेश्चन जो है आपको आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में इसका नंबर है 6.13। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अलादीना डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग। नीचे उसने कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है उस कंट्री के हवाले से। एंड में रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, बाय इनकम अप्रोच और बाय वैल्यू एडेड अप्रोच। तीन अप्रोचेज होती हैं जीडीपी कैलकुलेट करने की, और हमें कह रहा है कि तीनों अप्रोचेज में बताइए कि जीडीपी की अमाउंट क्या होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कैलकुलेट करना। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने ये हरगिज नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन में कि तीनों अप्रोचेज के फॉर्मेट बना दिए और साइमल्टेनियसली तीनों फॉर्मेट को फिल कर रहे होंगे। ऐसे नहीं करना। आपने जिस फॉर्मेट के मुताबिक बनाना है पहले वो फॉर्मेट बनाएंगे, उसको कंक्लूड करेंगे, हल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे मेथड पे जाएंगे। ठीक है, साथ साथ आपने नहीं करना। तो मुझे बताइए तीन मेथड उसने कहा, एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच, वैल्यू एडेड अप्रोच। पहले कौन से मेथड से कर लें? एक्सपेंडिचर ज्यादा अहम यही है, एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं इंफॉर्मेशन को पढ़ूंगा। कुछ इंफॉर्मेशन डेफिनेटली एक्सपेंडिचर मेथड के लिए रेलिवेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन हमारी रेलिवेंट है इनकम अप्रोच के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आउटपुट अप्रोच के लिए वैलिड है। मैं जब एक्सपेंडिचर मेथड के मुताबिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, हर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा। अगर रेलिवेंट हुई उसको यूज करूंगा, अगर एक्सपेंडिचर मेथड से रेलिवेंट नहीं है मैं उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करूंगा, इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, जैसे मुझे बताइए, फर्ज कीजिए एग्जांपल पूछता हूं आपसे, एक्सपेंडिचर इसमें इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, क्या मुझे इसको यूज करना है एक्सपेंडिचर मेथड में? इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सपेंडिचर मेथड में यूज नहीं करते भाई, करते लेस करते हैं। मार्केट प्राइस है फैक्टर को के लिए क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करते हैं। है टैक्स ऑन इनकम आ जाए वो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए। इसी तरह जब इनकम मेथड कर रहा हूं मैं, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स आ जाए, क्या करना है? टैक्स आ जाए तो उसको यूज करना है मैंने। अगर आफ्टर टैक्स की फिगर है बिफोर टैक्स बनाने के लिए उसको ऐड करेंगे, यूज करेंगे। जिस सॉल्व कर यूज नहीं करनी, तो एक्सपेंडिचर मेथड के मुताबिक बता मेथड में रेलिवेंट है कि नहीं? 7000 तो क्या लिखा है? मैंने 7500 लिखा है क्या? मैंने भी 7500 लिखा है। चलिए आगे चलो। सेल क्या ये एक्सपेंडिचर मेथड के लिए रेलिवेंट है? इनकम के लिए रेलिवेंट है, फिर तो इसका मतलब होना हो
नहीं है तो मैं वैसे ये किस मेथड में आता है? 16,500 फिर एक्सपोर्ट टोटल फिर कितना आएगा? 24,000। क्या आएगा? 24,000। बाकी की फिगर 0 अज्यूम कर दें और ये हमारा टोटल क्या आया? 24,000। जी बताइए, ये कैलकुलेशन क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आते हैं आउटपुट मेथड की तरफ। आउटपुट मेथड थोड़ा समझने की जरूरत है। आउटपुट मेथड में हमारा फार्मूला सिंपल होता है। क्या? इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं ना, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, एयरलाइन सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर्स है, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब की आउटपुट को ऐड कर दो, आपके पास जीडीपी आ जाएगी। ये एग्जाम्पल देने के लिए आपको ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दिखाई गई है, वरना एग्जाम के क्वेश्चन में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती। फर्ज कीजिए इकोनॉमी में ये सेक्टर्स हैं, एक रॉ मटेरियल है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक रिटेल है, ठीक। तो हमने क्या करना है कि आउटपुट मेथड में हर सेक्टर की जो आउटपुट होगी, ये आउटपुट है रॉ मटेरियल की, ये आउटपुट है मैन्युफैक्चरिंग की, ये आउटपुट है रिटेल की, हर एक की आउटपुट को ऐड कर दे, क्या आ जाएगा हमारे पास? पूरे पाकिस्तान की आउटपुट। ये है आउटपुट मेथड। ये बात समझ आई? कंसेप्ट समझ आया होगा, ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई होगी। कंसेप्ट क्या है कि आउटपुट मेथड में क्या करते हैं, इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब की आउटपुट को ऐड कर देते हैं, ये आउटपुट मेथड। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला आता है। क्या? फर्ज कीजिए पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री। उसने जो पूरे साल में टायर प्रोड्यूस किए उनकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 100 मिलियन। एक इंडस्ट्री है व्हीकल इंडस्ट्री, उन्होंने पूरे साल में जो व्हीकल प्रोड्यूस की, फर्ज कीजिए उनकी वैल्यू है 500 मिलियन। टायर इंडस्ट्री की आउटपुट की कितनी वैल्यू? व्हीकल इंडस्ट्री की कितनी वैल्यू? पूरी इकोनॉमी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 600। 500 प्लस 100 600। ये गलत है, ये गलत है। क्यों?
वो कहते हैं कि सारे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ टायर ऐसे होंगे जो गाड़ी में लगे हैं। जब हम गाड़ी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या टायर की वैल्यू शामिल होती है? तो कहता है यहाँ पे टायर फिर 2 दफा काउंट हो गए होंगे, वो वाले टायर जो गाड़ियों में लगे हैं। एक दफा एज आउटपुट ऑफ टायर इंडस्ट्री और दूसरी दफा एज आउटपुट ऑफ व्हीकल इंडस्ट्री। ठीक है, व्हीकल भाई डबल काउंटिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये एग्जांपल बिल्कुल एक इसी तरह भी है। जैसे फर्ज कीजिए हमने क्या किया, हमने किया कि एप्पल जितने भी प्रोड्यूस हुए पूरे पाकिस्तान में उनकी वैल्यू को ऐड किया, और फिर हमने जो जूस इंडस्ट्री है इसकी जो टोटल पूरे साल की आउटपुट है उसको ऐड किया। क्या दोनों को ऐड करके टोटल जीडीपी कैलकुलेट कर लें? नहीं। क्यों? इसमें भी डबल काउंटिंग हो रही है। कैसे हो रही है भाई? सारे के सारे फ्रूट्स तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ फ्रूट तो ऐसे हैं जो कि जूस बनाने में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जूस की फाइनल जो वैल्यू है उसमें फ्रूट की वैल्यू शामिल है कि नहीं? वो भी शामिल है। तो आउटपुट मेथड में सबसे बड़ा रिस्क होता है डबल काउंटिंग का, डबल काउंटिंग का। इसलिए हम डिफरेंशिएट करने के लिए जो जूस है, जूस इसको कहते हैं ये फाइनल गुड है, और जो फ्रूट्स हैं इसको कहते हैं ये इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड उन गुड्स को कहते हैं जो दूसरी चीजों को बनाने में इस्तेमाल हो, जिसे आप अपनी काउंटिंग की लैंग्वेज में रॉ मटेरियल कहते हैं। जिसे काउंटिंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। अब मुझे बताइए, अगर हम ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या हमें हर सेक्टर की जो आउटपुट है इसको ऐड कर देना चाहिए, हर सेक्टर की जो फाइनल वैल्यू गुड है, कि उसमें से इंटरमीडिएट गुड को लेस कर देना चाहिए? इंटरमीडिएट गुड को लेस कर देना चाहिए। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में फर्क समझ आ गया ना? फाइनल गुड जिसे काउंटिंग में आप फिनिश गुड कहते हैं, और इंटरमीडिएट गुड जिसे काउंटिंग में रॉ मटेरियल कहते हैं। वो कहते हैं एक सेक्टर ने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया, दूसरे सेक्टर ने फिनिश गुड प्रोड्यूस किया, दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फिनिश गुड वाले ने रॉ मटेरियल को यूज किया, वो तो रॉ मटेरियल की आउटपुट डबल काउंट हो जाएगी। समझ आ रही बात? तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपने आउटपुट मेथड में जब आपने जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो आपने टोटल वैल्यू ऐड नहीं करनी, बल्कि हर सेक्टर की उतनी वैल्यू ऐड करनी है जितनी उसकी अपनी है। जब फ्रूट की वैल्यू ऐड हो गई फ्रूट इंडस्ट्री में, तो जब जूस इंडस्ट्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, उसमें से जो फ्रूट इस्तेमाल हुए हैं उनकी वैल्यू लेस कर देंगे। ये कंसेप्ट समझ आया आपको? तो इसी कंसेप्ट के मुताबिक एग्जांपल देने के लिए फर्ज कीजिए रॉ मटेरियल, ये किसान ने बीज वगैरह बोए, फर्ज कीजिए कि उसकी कोई ना होने के बराबर कॉस्ट है। अब जब उसमें से फ्रूट आए, फ्रूट प्रोड्यूस हुए, उनकी वैल्यू 15, तो हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी आउटपुट की कितनी वैल्यू हुई? 15। अब फर्ज कीजिए इस आउटपुट को हमने जूस बनाने में इस्तेमाल किया, और जूस जो बना उसकी वैल्यू आई, टोटल जूस की वैल्यू 50 है। अब क्या इस जूस की वैल्यू में उस फ्रूट्स की वैल्यू शामिल है? वो अब अगर हम यहाँ पे इसको 15 + 50 कर देते हैं तो इसका मतलब है इसमें ये वाला 15 डबल काउंट हो रहा होगा, ये वाला 15, क्योंकि ये अलग सेक्टर की आउटपुट है। अब ये आउटपुट अगर दूसरे सेक्टर की इनपुट बन रही है तो जो दूसरे सेक्टर की आउटपुट होगी उसमें फिर ये वाली वैल्यू शामिल है। हमें अगर नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है दूसरे सेक्टर की, नेट वैल्यू एडिशन, नेट आउटपुट कैलकुलेट करनी है जो इस सेक्टर की अपनी है, तो उसमें से इसकी फाइनल गुड में से इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू लेस करनी पड़ेगी। अब हमारी ये जो जूस सेक्टर की फर्ज कीजिए कि जो एप्पल है वो 100 रुपए का आउटपुट हुई, उस एप्पल का जूस बना के 150 में बेचा गया। एग्रीकल्चर सेक्टर की आउटपुट कितनी है? 100। जूस सेक्टर की आउटपुट कितनी है? 150 नहीं, 150 - 100 50, और टोटल इकोनॉमी की कितनी है?
150। यही कंसेप्ट, यही बस ध्यान रखना है आउटपुट में। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करना, वो लेस करना है, वरना इंटरमीडिएट गुड की डबल काउंटिंग हो जाएगी। 15, तो इसका मतलब है जूस सेक्टर की कितनी आउटपुट हुई इस एग्जांपल के 35। और ये फॉर एग्जांपल जूस अगर हम कहीं पैकिंग के लिए भेज देते हैं, वो पैकिंग करते हैं, पैकिंग के बगैर 50 का था, पैकिंग वगैरह की, उसमें उनको कुछ उन्होंने जो केमिकल्स वगैरह ऐड किए जो भी उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं, तो उसकी वैल्यू हो गई, डब्बे की वैल्यू 90। अब बताइए कि हम ये कहेंगे कि इस कंपनी की जो आउटपुट है तीसरे लेवल पे ये 90 है? नहीं भैया, इसमें वो जूस इनपुट हुआ है, वो किसी दूसरी इंडस्ट्री का आउटपुट था। तो याद रखें आउटपुट मेथड में जब हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं उसमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को लेस करना है, यानी उस सेक्टर की अपनी जो नेट वैल्यू ऐड हुई है, अपनी नेट आउटपुट है, उसको हमने फाइनल कॉलम में लेके आना। ये क्लियर हुआ? एग्जाम में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ एक सेक्टर का पूछेगा। आपसे इतना कहेगा भैया इस सेक्टर ने इनपुट इतना खरीदा और इसका आउटपुट इतना था, प्रोडक्शन कितनी है, आउटपुट कितनी है, वैल्यू कितनी ऐड की, दोनों का डिफरेंस होगा। ये सबसे आसान मेथड है, एग्जाम में सबसे आसान मेथड है। जी मेरे भाई, रिटेल के फर्स्ट कॉलम में ये नहीं, ये तो 50 के आउटपुट थी ना, ये इसकी अपनी वैल्यू थी। ये असल में ये इधर नहीं है, ये इधर है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बनी, ये तो उसका फाइनल वैल्यू ऐड है ना, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बने, फिर इसकी आउटपुट अगले की इनपुट बने। जी ये मेथड को समझ आया आपको? ये समझाने के लिए 3 एग्जांपल्स आपको कराई थी एग्जाम में। अब यहां पे मुझे बताइए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या आउटपुट मेथड में रेलिवेंट है? सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म्स, ये 30,000 यहां पे आ जाएगा हमारा 30,000, ये फाइनल गुड आउटपुट है। अब हमने ढूंढना है कि क्या कोई इनपुट की वैल्यू भी है, वो लास्ट में दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम आउटसाइड फर्म। फर्म ने जो आउटपुट की वो कितनी है 30,000 की, और जो इनपुट थी जो खरीदा था दूसरी फर्म से 6,000। इसका मतलब है ये जो 6,000 है ये किसी दूसरी फर्म की आउटपुट में ऐड हुआ होगा। हमारी फर्म की आउटपुट में कितना ऐड होना चाहिए? क्या 30,000? नहीं, जो उसने दूसरों से हाँ इनपुट लिया है वो तो लेस करना पड़ेगा। 30 - 6 क्या होगा 4। तो देखिए हर मेथड में 24 है। यहां तक क्लियर? कोई मेथड समझ आए? चलिए अब आते हैं आई कैप के क्वेश्चन बैंक की तरफ। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में जीडीपी की कैलकुलेशन के हवाले से 4 क्वेश्चन हैं। एक है 6.11, 6.12, 6.13, 6.14। इसमें जो 6.13 है ये अभी हमने कर लिया, 6.12 और 14 ये इनमें से कोई हमने किया तो नहीं हुआ? 6.14 कर लिया है। अच्छा ये जो कल वाला क्वेश्चन किया था वो 6.14 था, चलिए इसको भी टिक लगा लें। ये भी कर लिया हमने, 6.14 भी और 6.13 भी कर लिया। अब बाकी रह गए 6.12 और 6.11। दोनों में फर्क क्या भला मुझे बताइए? 6.11 और 6.12 में फर्क बताइए क्या है? जी 6.12 में सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड है, उसने एक्सपेंडिचर मेथड में 6 चीजें मांग ली, और 6.11 में तीनों। अब मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी डिटेल में कल बता दिया था, आज ये तीनों मेथड भी हमने प्रैक्टिस कर ले। आपकी ऑप्शन है, बताइए कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है 6.12? कितनों का ख्याल है 6.11? 6.11 वाले स्टूडेंट ज्यादा है, और मेरा ख्याल है 6.11 थोड़ा ट्रिकी है। तीनों मेथड है, ठीक है। और 6.14 तो फॉर्मेट याद किया तो क्लियर। तो 6.11 प्रैक्टिस कर लें। अच्छा ये तो मैं घर से प्रैक्टिस करके आया था, ये 6.11 प्रैक्टिस करके नहीं आया,
हाँ करके देखते हैं, वरना भैया माफी है। हाँ वरना शाबाश, वरना आप करवा देंगे बिल्कुल। ठीक है जी। और आपने फिर इसका मतलब है ध्यान से देखना है कहीं मैं कोई गलती ना कर रहा हूं। जहां की गलती कर रहा हूँ वहीं फौरन बता देना है। ये ना अकाउंटिंग की तरह एंड में बैलेंस शीट आउट हो जाए और फिर हम ढूंढते फिरे कि फर्क कहाँ पे आया। ठीक है। हाँ ध्यान से हमें मुझे भी थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। अच्छा पहले नहीं, मंडे से सोच जी। तो ये फॉर्मेट यही यूज कर लेते हैं। फिगर मैं इरेज कर देता हूं। चलिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए स्टार्ट करें डिस्कशन। 3 मेथड। पहली बात भी मुझे परेशानी हो गई भाई, उसने पहले कहा है ए इनकम अप्रोच, फिर एक्सपेंडिचर और फिर वैल्यू एडेड। पिछले क्वेश्चन में तो पहले एक्सपेंडिचर कहा था बाद में इनकम कहा था। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चले ठीक। तो हम किससे करें, पहले एक्सपेंडिचर मेथड से करें, इनकम से करें, वैल्यू एडेड से? भाई जिससे मर्जी, जिससे आपका दिल करे उससे करें, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, आपकी मर्जी है जी। जिससे आपका, जिससे मेरा दिल तो एक्सपेंडिचर से कर रहा है, एक्सपेंडिचर से कर चले। तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं ए। गलत। अगर आई कैप में देखें कुछ गलतियां होती हैं, स्टूडेंट समझ रहे होते हैं छोटी हैं, लेकिन वो बड़ी गलतियां होती हैं। एग्जाम में आपने एक तो एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं करने, बार बार कह रहा हूं, फिर परेशान होके पूछेंगे सर एमसीक्यूज मैंने कर लिए थे, एग्जामिनर में से क्वेश्चन पेपर ले ही नहीं रहा था, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से एमसीक्यूज किए हैं? अगर भाई उसको कोई पता नहीं चलेगा कौन से किए। अब आंसर शीट पे करने थे, एमसीक्यूज कहाँ करने हैं? आंसर शीट। और दूसरा, हर क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। नंबरिंग जरूर दीजिए, सही दीजिए, 7A 7B 7C। 7A की रिक्वायरमेंट 7B में लिख दी, 7B की रिक्वायरमेंट 7A में लिख दी। आई कैप कहेगा चलो बच्चा है नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया, मैं ठीक करके चेक कर लेता हूँ, ऐसा करेगा। वो जब 7A चेक कर रहा होगा, 7A का क्वेश्चन सामने रख के चेक कर रहा होगा, जो वो नहीं होगा 0 नंबर। 7B चेक कर रहा होगा तो 7B का क्वेश्चन सामने रख के चेक कर रहा होगा, जो वो नहीं होगा 0 नंबर। तो इसीलिए भैया यहाँ पे 7A मैंने लिखा। ये अब आप बाकी सारे कुछ ये 2-3 स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई किया। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, गलती होगी मेरे से, सॉरी। बी नहीं अभी ठीक कर लिया। एक्सपेंडिचर भैया एक मिनट भैया, क्वेश्चन जरा मुझे अटेंटिव होके, मुझे खुद अलर्ट होना पड़ेगा इसके लिए। पर रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स 400,000, क्या ये हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा 400,000? हाँ यहाँ पे आएगा ये इंपोर्ट का 400,000। नहीं रुपीज इन 1000 में क्यों ले लो? वो कितना को टाइम बच जाएगा मेरा? 1.5 मिनट बच जाएगा। मैंने क्या करना है, घर जाके मैंने सोना ही है, मैंने क्या करना है, या कोई थोड़ी बहुत मूवी देख लूंगा मैं, या कोई नॉवल पढ़ लूंगा मैं, और मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं, मैं पूरा ही लिखूंगा रॉ मटेरियल इंपोर्ट जी। और आपके ये कहने में जो टाइम जाया हुआ है फॉर इंपोर्ट 400,000। इसके बाद नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज। सिर्फ सारे पता नहीं कब जिंदा लाशें बन के बैठे हुए हैं सारे, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट ठीक है सर, बता 1 मिनट है भैया, क्या 1 मिनट है, क्या हुआ, क्या 1 मिनट है, क्या हुआ इधर? हाँ इंपोर्ट, तो इंपोर्ट ही लिखी है मैंने, और क्या लिखा है? हाँ वो ठहर जा, तो इंपोर्ट की अमाउंट ही लिखी तो सही लिखा है ना, ये बिला वजह कह रहा है लिखा है।
400। भैया देखें, उस्ताद जब भी गलती करता है ना उसके बाद क्या कहता है, भाई ये तो आपको सिखाने के लिए कहा था, ये तो आपको ये बताना चाह रहा था कि ऐसे काम नहीं करना। ये तो किस लिए किया था मैंने कि आपने ऐसे काम नहीं करना। हाँ जी, आगे चलते हैं। वेजेस एंड सैलरीज पेड, इनकम इधर तो नहीं आता भाई, पक्की बात है भाई, देख ले मैं घर से प्रैक्टिस करके नहीं आया ये वाला क्वेश्चन नहीं, ठीक है। आउटपुट सोल्ड, आउटपुट सोल्ड, ये आउटपुट मेथड में मेरा, एक्सपेंडिचर में तो नहीं आता ना। चलो ठीक है, शुक्र। प्रॉफिट, ये इनकम मेथड में, अच्छा ठीक है। फिफ्थ, मैं परेशान इसलिए हो गया, प्रॉफिट के साथ बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स नहीं लिखा हुआ, अब मैं कैसे उधर फैसला करूंगा। चलो जब उधर जाएंगे देखी जाएगी, है हाँ हाँ। आगे क्या आगे देखिए, पेज इट्स पोस्ट टैक्स प्रॉफिट टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड। डायरेक्ट टैक्स के इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इधर आएगा, शुक्र है इधर, ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्स इधर नहीं आएगा। टैक्सेस ऑन लेबर आर 200,000 एंड ऑन द कंपनी 300,000। ये डायरेक्ट टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये डायरेक्ट टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस है। भाई लेबर पे टैक्सेस लिए गए हैं, जो उन्होंने कमाया वेजेस पे टैक्सेस है, और कंपनी पे टैक्सेस हैं, उसकी कंपनी में प्रॉफिट पे टैक्स होते हैं और किस चीज पे टैक्स होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस है। भाई नहीं भी पढ़ के आया इतना कुछ तो मुझे पता है कि ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इधर नहीं आने उधर आने। डोमेस्टिक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 1100,000। नीचे ब्रेकअप दे रहा है कि जो इंडिविजुअल्स है ना कंज्यूमर, इनको 700,000 तो मिला था ना, खुद कमाई किए थे, और 400,000 मिला था डिविडेंड के तौर पे। तो यहाँ पे जो खर्चा है इन्होंने 1100,000, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में 700 आएगा कि 400? भाई टोटल खर्चा आएगा, कमाया जिधर से मर्जी, जो खर्चा किया वो उधर, कमाया उधर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। खर्चा तो टोटल 1100 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1100,000। अच्छा आप समझ नहीं, चार्टर्ड अकाउंट कोई चर्च बेचता होगा, है स्मगलिंग करता होगा कोई, भैया उससे ज्यादा पैसे नहीं होते, ये समझाने के लिए भैया। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने हैं? अच्छा गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर किए पैसे कहां से आए थे? 200 आया था टैक्सी लेबर से, गरीब आदमियों से, और 300 आया था अमीर लोग कंपनी से, दोनों से टैक्स लेती है ना। 3,000 स्किप कर, नहीं नहीं 300,000 है, हाँ 200,000 और 300,000 आया, 5 लाख हो गया। नहीं एक और पॉइंट मेरे जहन में आया, कोई स्टूडेंट ये बता सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाद में डालेंगे, कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि बैलेंस जो फिस्कल बजट है वो डेफिसिट में है, सरप्लस में है कि इक्विलिब्रियम पे है? 1 2 3 4, जी भाई इक्विलिब्रियम में है फिस्कल बजट, इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में है। भैया बताइए कैसे इक्विलिब्रियम में है? हाँ जितना उसने टैक्स लिया था उतने सारा खर्चे कर दिए, 500 टैक्स लिया 500 खर्चे कर लिए, फिस्कल बजट बना नहीं रहे, लेकिन अगर बनाते तो क्या होता? इक्विलिब्रियम में होता। शाबाश दे दीजिए भाई। नहीं नहीं लेकिन पहला हक तो उनका है ना, वो तो मैंने वैसे ओपिनियन लेने के लिए उनका पूछा था। अच्छा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने हैं? 500,000 कहाँ आएगा?
ये आ गया 500,000। अब एक्सपोर्ट्स कितनी है? 400,000। एक्सपोर्ट्स किधर है? ये 400,000। ये पिछले क्वेश्चन में भी नेट हो गई थी, इधर भी नेट हो गई। चलो मर्जी उसकी जी। और कोई फिगर तो नहीं है? नेक्स्ट पेज पे तो नहीं थी कोई, नहीं। चलिए अब ये बाकी फिगर जो नहीं दी क्या करें? उनको जीरो कर दे, और क्या करना है। ये पहले 400 माइनस 0 आ गई, ये कितना आया? बाकी सारा 0 0 है, 1600 होता जाएगा। तो मेरा ख्याल है यही हमारी आएगी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। भाई क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर? चलिए अब इनकम मेथड की तरफ चलें। इनकम मेथड की तरफ चलें। रॉ मटेरियल इंपोर्ट आएगा, सॉरी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ठीक। रॉ मटेरियल आएगा, इधर नहीं आए। वेजेस एंड सैलरीज पेड 900 आएगा, तो उसमें टैक्स ऐड करना है। 900 प्लस 200 है टैक्स ऑन लेबर। ये वेजेस एंड सैलरीज पेड की फिगर आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स है? कैसे पता चला बिफोर टैक्स? टैक्स पे किया एम्प्लॉयर। जो टैक्स पे करता है वो टोटली करता है, जो एम्प्लॉय रिसीव करता है वो नेट होके करता है। ठीक है, जो एम्प्लॉयर टैक्स जब पे करेगा वेजेस, तो टोटल वेजेस पे करेगा ना। एक हाथ से देगा वर्कर को, दूसरे हाथ से देगा गवर्नमेंट को। जो पे करना है एम्प्लॉयर ने वो टोटली पे करना है बिफोर टैक्स। जब रिसीव होगा एम्प्लॉय, उसको नेट ऑफ टैक्स आना है, नेट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे वेजेस, ये क्या है? बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है? बिफोर टैक्स है। 900,000 आउटपुट सोल्ड आएगा? मैथ नहीं आएगा। प्रॉफिट, अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? हमारे पास तीन रास्ते हैं यहाँ पे, तीन। एक तो ये कि जब उसने नहीं बताया होता बिफोर टैक्स, ये जूम कर लें। दूसरा तरीका ये है कि देख लें किसके साथ टैली होता है। ये तो हमें पता चल गया आंसर आना क्या है। ये भी एक जुगाड़ होती है बाजू का है। आप हाँ उसमें भी करते हैं, बैलेंस शीट में भी टैली करने के लिए है, सस्पेंस अकाउंट डालते हैं। तो ये मुझे ये पता है 1600 आंसर आएगा। यहाँ पे 700 को आना चाहिए, तो 700 यहाँ तो 700 है। यहाँ अगर ये इसको बिफोर टैक्स करें 700, आफ्टर टैक्स करें तो 7 + 3 1000 आना चाहिए यहाँ पे। तो 1000 आएगा, टोटल 1900 आउट हो जाएगा, 700 के साथ टैली हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है। दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर लगा? कौन सा? पहले वाला कि हमेशा बिफोर टैक्स अज्यूम कर लें, कि दूसरे वाला कैलकुलेट करके देखें किससे टैली होता है? कि तीसरे वाला जो मैंने आपको कल बात बताई थी कि अगर उसने प्रॉफिट ना दिया हो तो हम रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट कहाँ कहाँ जाता है बताइए? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कहाँ जाता है? टैक्स में जाता है, और कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग दी हुई है तो 0 कर लेंगे। डिविडेंड के तौर पे कितना दिया? 4 लाख। और टैक्स कितना दिया? 3 लाख। तो टोटल कितना हो गया? इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंफर्म हो गया। हमें कितना है? 700,000 है। अब बताइए कौन सा तरीका लगाना है? तीसरे वाला, बिल्कुल ठीक है। बैलेंसिंग वाला भी वैसे वो जुगाड़ होती है, ठीक है। वो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन ना दी होती या एग्जाम में ज़हन में ना आए कि कैसे इसको रिकैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, फिर वो भी लगा सकते हैं। हाँ जी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें टैक्स वाली फिगर ऐड नहीं करने। इसके बाद नेक्स्ट, पेज स्पोर्ट टैक्स प्रॉफिट टू शेयर और डिविडेंड दिया है, क्या यूज होगा यहाँ पे?
डिविडेंड इनकम है हालांकि, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शामिल है वो। टैक्सेस ऑन लेबर एंड ऑन द कंपनी, डायरेक्ट टैक्स आएंगे क्या? वो सिर्फ बिफोर टैक्स ही फिगर यूज करने के लिए डायरेक्ट टैक्स हम इस्तेमाल करते हैं इनकम में, उसके अलावा नहीं करते, वो हम कर चुके हैं, उसको बिफोर टैक्स की फिगर कैलकुलेट कर चुके हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर नहीं आते यहाँ पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं आते, एक्सपोर्ट नहीं, तो टोटल करके देख लें 1600,000। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना, वेजेस एंड टैक्स पेड, एम्प्लॉयर के रिसीव्ड कहता तो फिर एम्प्लॉय की तरफ से आता ना। नहीं तो कल मैं यही तो कल बता रहा हूं कि जो एम्प्लॉयर पेड होगा, जो पेड वो फुल करेगा, जो रिसीव होगा। हाँ, अगर मेरी सैलरी 1000 रुपये है, प्रिंसिपल साहब से पूछ के देखिए इस महीने की सैलरी कितनी पे की इन्होंने, 900 कह देना तो बाकी डिफरेंस आपको दे दूंगा मैं। और बताएं, पूछे जाके, वो यही कहेंगे मैंने पूरी अदा की है। वो ये मानेंगे कभी वो एम्प्लॉयर कि मैंने कम पैसे दिए? वो कहेंगे पूरे दिए। मैं कहूँगा सर मुझे तो कम दिए। वो कहेंगे गवर्नमेंट को तो दिए है ना, आपके भी हाथ पे दिए हैं। एम्प्लॉयर लिख लें, एम्प्लॉयर जब पे करेगा हमेशा टोटल फिगर बिफोर टैक्स करेगा, टोटल फिगर, और जो एम्प्लॉय रिसीव करेगा वो हमेशा नेट ऑफ टैक्स करेगा। हाँ, एफबीआर मेरा टैक्स कैलकुलेट नहीं करता। मैं उसे कहता भैया दोबारा क्यों आ गए, वो उधर दे दिया है ना मेरे एम्प्लॉयर ने। हाँ जी, वो हाँ मेरे एक्सपेंडिचर पे फिर दोबारा टैक्स लेगा। चले ये इसके बाद आउटपुट में वैल्यू एडिड अप्रोच कौन सी आती है? आउटपुट का ही दूसरा नाम वैल्यू एडिड अप्रोच है। और क्या है? रॉ मटेरियल इंपोर्ट। अब यहाँ पे सिंपल आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आपने तो मेथड समझाना था आपको। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां पे लिखें आउटपुट मेथड, यहां पे वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिड या आउटपुट। इनपुट कितनी है? इनपुट कितने हैं? आउटपुट सोल्ड है 2000 और इनपुट कौन सी है? रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स। ठीक है, अब इंपोर्ट ही, इसका मतलब है उसने जो भी मटेरियल मंगवाया वो सारे का सारा इंपोर्ट ही किया। ठीक है, अलहदा से हमें उसने नहीं बताया हुआ कि वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है, तो जाहिर है जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वही इनपुट है ना, वही इनपुट है। तो 400,000 आ गया वैल्यू ऑफ इनपुट। हमारा वैल्यू एडिड कितनी आ गई जी? नहीं भाई, ये जेन्युइन बात कर रहा हूँ, ऐसे ना करिए यार, मेरी मेहरबानी। हाँ जी, नहीं तो दिखा दो मुझे कहीं और उसने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इनपुट। तो इंपोर्ट ही इनपुट होगी ना जो खरीदा है। और कोई पूरे क्वेश्चन में फर्म की परचेजेस है तो फिर इंपोर्ट ही परचेजेस है, इंपोर्ट परचेजेस नहीं होती क्या? भाई क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमारे पास 7 8 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट है। अगर आप कहें तो ये एक ही क्वेश्चन रह गया है, वो भी ना करवा दूं क्या? आप घर से कर लाएंगे? चलिए, आज हमारा ये तीसरा मेथड देखें। परसों के लेक्चर में हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, कल के लेक्चर में इनकम मेथड पढ़ा, आज के लेक्चर में आउटपुट मेथड पढ़ा, और साथ ही हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते गए रोज। तो अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, जीडीपी कैलकुलेट कर लेंगे आप? चलिए, आज की आपकी होम असाइनमेंट है, वो जो पेज दिया है उसमें जो क्वेश्चन नहीं किया हमने, क्वेश्चन नंबर 6.12, ये आपकी होम असाइनमेंट है।